ओके गाइस, तो जैसा मैंने पहले बोला था कि आज मैं बात करूंगा पीसीबीएल लिमिटेड के बारे में। तो इस वीडियो में मैं फंडामेंटली एनालाइज करूंगा पीसीबीएल लिमिटेड को। तो पहले तो जान लेते हैं कि एक्चुअली जब भी मैं कोई अ, जो ग्रोथ स्टॉक होता है उसको सेलेक्ट करता हूँ, तो उसको सेलेक्ट करने में भी कुछ क्राइटेरियाज हमें ध्यान में रखना होता है। ऐसे नहीं कि कोई भी अगर कंपनी ग्रोथ करने लग गई, आज ग्रोथ कर रही है तो कल हो सकता है वो डिग्रोथ भी कर सकती है। तो क्या क्राइटेरियाज होना चाहिए जिसके बेसिस पे हम सेलेक्ट करेंगे कि ये कंपनी आगे चल के मल्टीबैगर हो सकती है। तो पहला क्राइटेरिया होना चाहिए कि स्मॉल कैप मीडियम कैप होना चाहिए, जिससे कि इसका जो मार्केट कैप है ये आगे बढ़ने का चांस रहे। अब कोई कंपनी 2 लाख करोड़ की अगर मार्केट कैप आज ही हो गई है तो आगे उसके ग्रोथ होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। दूसरा ये है कि उसमें जो ग्रोथ है, मतलब बहुत ही फास्ट पेस से ग्रोथ कर रही हो और ग्रोथ में विजिबिलिटी हो, आगे 3-4 साल तक वो ग्रोथ करती रहेगी। ये आप आज ही इसका आकलन कर पाएँ, है ना, इसकी विजिबिलिटी होनी चाहिए। तो सेल्स ग्रोथ, यहाँ मैं ग्रोथ की बात कर रहा हूँ कि मतलब जो भी वो प्रोडक्ट सेल कर रही है उसके वॉल्यूम ग्रोथ की बात कर रहा हूँ। क्योंकि वॉल्यूम वॉल्यूम ग्रोथ से ही उसका सेल्स ग्रोथ आएगा। और कंपनी के पास जो भी प्रोडक्ट बेच रही है उसमें प्राइसिंग पावर होनी चाहिए। सपोज करो कि कंपनी का जो कॉस्ट है वो बढ़ गया, है ना, प्रोडक्ट का जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो बढ़ गया, तो कंपनी के अंदर अगर प्राइसिंग पावर नहीं होगी तो वो अपने उस कॉस्ट को पास ऑन नहीं कर पाएगी अपने क्लाइंट पे। तो जब मैं प्राइसिंग पावर की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि जो उसका प्रोडक्ट है वो कमोडिटाइज नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे कि अगर आप मार्केट में कहीं आप आटा चावल लेने जाते हो, है ना, या फिर आप अ, दाल लेने जाते हो, मोस्ट प्रोबेबली लोग ये नहीं देखते हैं कि हाँ ये किस ब्रांड का है ना। जो आपको प्रोडक्ट चाहिए आप प्रोडक्ट देखते हो, ठीक है। आप गोल्ड सिल्वर लेने जाते हो तो अभी भी गोल्ड सिल्वर में बहुत ज़्यादा जो है मतलब लोकल देखेंगे आप, छोटे छोटे शॉप वाले होते हैं जहाँ से लोग परचेज करते हैं। लोग ये नहीं देखते हैं कि जो है ये तनिष्क का है कि ये चूँकि उसमें वैसे ग्रोथ हो रहा है ना। ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ऑर्गेनाइज सेक्टर में ये मार्केट शिफ्ट हो रहा है, लेकिन मैं एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, है ना, कि कैसे होता है ये। और फिर आता है कि कंपनी फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रही हो। क्यों? क्योंकि अगर कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो रहेगा तो जो ख़राब मार्केट आएगा ना, तो ख़राब मार्केट में भी वो अपने आप को सस्टेन कर पाएगी, है ना। क्योंकि जैसे ही फिर मार्केट अच्छा होगा तो उसके पास जब कैश ऑलरेडी पड़ा हुआ रहेगा उसका यूज करके वो अपनी कैपेसिटी इन्हेंस कर सकती है ना। वो फिर से वो फास्ट जो ग्रोथ था उसका वो दोबारा उस ग्रोथ मोमेंटम में आ सकती है। और फिर एक लास्ट है कि इसका डिविडेंड पेइंग कंपनी होनी चाहिए। क्यों डिविडेंड पेइंग होनी चाहिए? क्योंकि डिविडेंड पेइंग होगी तो ये आपके लिए फ़ायदा है। आपके लिए फ़ायदा मतलब शेयर होल्डर के लिए। क्यों, क्या होगा कि डिविडेंड पेइंग कंपनी का एक्चुअली जो जो फॉल होता है ना वो कम होता है। मतलब जब शेयर प्राइस गिरते हैं तो जो जो कंपनी डिविडेंड पे कर रही होती है उसके शेयर प्राइस कम गिरते हैं। क्यों? क्योंकि जो डिविडेंड है दैट इज़ द रियल मनी, है ना। अगर कोई कंपनी आपको डिविडेंड पे कर रही है तो आप उस पर डाउट नहीं करोगे, क्योंकि वो जो पैसा है वो आपको दे रही है, वो रियल कैश आपके अकाउंट में आ रहा है। और कोई कंपनी अपना जो बुक ऑफ अकाउंट है उसमें फजिंग भी कर सकती है, ये आप डाउट करोगे। जब मार्केट बहुत ख़राब होता है तो आदमी कुछ भी सोचता है कि मतलब कंपनी अगर वो अपना रिजल्ट अच्छा भी दिखा रही है फिर भी अगर कंपनी का जो शेयर है वो शेयर प्राइस डाउन हो रहा है तो आप डाउट करने लग जाएंगे कि इसका मतलब कि कुछ लोगों को तो ऐसा नहीं हो सकता है कि कुछ लोगों को पता हो कि ये क्या गड़बड़ कर रही है कंपनी, है ना। लेकिन अगर आपको कंपनी डिविडेंड दे रही है तो आपको एक एक पीस ऑफ सेटिस्फैक्शन होता है कि हाँ चलो डिविडेंड तो दे रही है। सी, अब बात कर लेते हैं कंपनी करती क्या है। तो कंपनी की 3 सब्सिडरी हैं। पहली है पीसीबीएल, दूसरी है एक्वाफॉर्म और तीसरी है नवोवेस। ये दोनों को अभी कंपनी रिसेंटली एक्वायर किया है। तो जो मोस्टली इनका बिजनेस आता है अभी भी पीसीबीएल से आता है। तो पीसीबीएल इज़ एक्चुअली लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ कार्बन ब्लैक। कार्बन ब्लैक कहाँ कहाँ यूज़ होता है? आपके बेसिकली टायर में यूज़ होता है, टायर में, और जो भी आपके प्लास्टिक वेयर्स होते हैं उसमें यूज़ होता है। और जो एक्वा फार्म है वो इंडिया में जो ये बिज़नेस करती है वाटर ट्रीटमेंट और डिटर्जेंट का, और यूएसए में करती है ऑयल एंड गैस एंड केमिकल का। और जो ये नवोवेस है ये एक्चुअली जॉइंट वेंचर है किसी और कंपनी के साथ, अभी मैं शायद उसका नाम बता पाऊँगा। ये यहाँ पे लिखा है जॉइंट वेंचर है
किंडिया के साथ। ठीक है, तो ये एक्चुअली जो आपने स्कूल में पढ़ा होगा कि जो आप जो आप बैटरी चार्ज करते हैं तो चार्जिंग करने में क्या होता है कि आपका जो एनोड होता है, एनोड पे जो होता है चार्ज स्टोर होता है, आयन, है ना, आयन स्टोर होता है। तो जितना ज़्यादा उसका स्टोरिंग कैपेसिटी होगा आपके एनोड का, कंपनी उतनी ही ज़्यादा देर तक आपको दोबारा वो पावर दे पाएगी। ठीक, तो अभी जो इनका ये नैनो सिलिका डेवलप कर रहे हैं, दैट इज़ एक्चुअली व्हाट वी से, एक्चुअली बेसिकली जो एनोड में यूज होता है वो होता है ग्रेफाइट का। ठीक, ग्रेफाइट का होता है। ग्रेफाइट इज एक्चुअली टू कॉस्टली। ठीक, तो अभी ये जो नैनो सिलिका के साथ इसको मिला के, नैनो सिलिका और ग्रेफाइट को, ठीक है, इसको मिला के बना रहे हैं कुछ जो भी, है ना। तो उससे इतना टेक्निकल हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। तो उसका जो कॉस्ट रहेगा दैट विल बी अराउंड 1/3 ऑफ ग्रेफाइट। ठीक है, तो इससे क्या होगा, कॉस्ट कम होगा। तो इनको ये एक्सपेक्टेशन है कि जब ये कम कॉस्ट पे उसी चीज़ को दे पाएंगे तो इसमें इनका सडन वॉल्यूम ग्रोथ आएगा, बहुत बहुत तगड़ा वॉल्यूम ग्रोथ आएगा, ऐसा ऐसा इनका मानना है, ऐसा इन्होंने अपने कॉन्फ्रेंस कॉल में भी कहा है। और लेकिन ये जो वॉल्यूम ग्रोथ आने वाला है दैट इज़ गोइंग टू बी कमिंग अराउंड FY 29, जैसा इन्होंने बताया है। ओके, तो ये हो गई इसकी बात। अब बात करते हैं कि सी यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि कंपनी क्या क्या प्रोडक्ट बनाती है, उसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है। जैसे रबर ब्लैक है, उसका बेसिकली एप्लीकेशन टायर में है। ठीक है, जो इनके वैल्यू एडेड केमिकल्स हैं, जो पीसीबीएल बनाती है वो टायर की स्पेशलिटी केमिकल बनाती है, परफॉर्मेंस केमिकल बनाती है। तो इनका भी यूज बेसिकली टायर में ही है ना। जो जैसे आपका फ्यूल एफिशिएंट टायर आते हैं, फिर आपके ज़्यादा ग्रिप वाले आते हैं, आपने एडवर्टाइजमेंट देखा होगा सीएट का। और फिर उसके अलावा जो इनकी स्पेशलिटी केमिकल होती हैं, केबल्स एंड वायर्स में यूज होती हैं, बैटरीज में होती है, जो बैटरी की आप केसिंग देखते हैं, पेंटिंग्स है, कोटिंग्स है, ये इसमें यूज होता है। और फिर जो वाटर ट्रीटमेंट डिटर्जेंट एंड ऑयल एंड गैस है, जो आपका एक्वा फार्म वाला बिजनेस है, वो बेसिकली जो वाटर ट्रीटमेंट हो गया, आप मोस्टली आप देख रहे होंगे इंडस्ट्रियों में, जैसे जो भी हमारी पोल्यूशन कंट्रोल स्टेट की या फिर सेंटर की जो भी एजेंसियां होती हैं, वो थोड़ी आजकल नॉर्म्स को ज़्यादा टाइट कर रही हैं। तो हर कंपनी को अपना जो भी वो डिस्चार्ज करती है लिक्विड, उसे ट्रीट करने के बाद ही वो नदियों में डिस्चार्ज कर सकती है। सो वाटर ट्रीटमेंट हैज़ बिन, आई मीन, मस्ट फॉर एवरी इंडस्ट्री। तो ये हो गया। फिर जो इनका डिटर्जेंट भी यूज होता है, प्रोडक्ट जो बनाते हैं, केमिकल बनाते हैं, वो डिटर्जेंट भी यूज होता है। अच्छा, डिटर्जेंट में यूज करने के लिए इन्होंने एक केमिकल ये भी बनाया है जो ग्रीन केमिकल बोलते हैं। एक्चुअली दैट द नेम इज ग्रीन शेरेट। तो वो उसका ग्रोथ एक्चुअली अभी बहुत कम है, बट दे आर एक्सपेक्टिंग दैट पीपल आर एक्चुअली गेटिंग मोर कॉन्शियस अबाउट सस्टेनेबल ग्रोथ। सो दे आर थिंकिंग कि फ्यूचर में उसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। और जो एक कंपनी का अभी मैंने बताया जॉइंट वेंचर के साथ, जो वो ग्रेफाइट और उसका सिलिका का, है ना, अमेलगमेशन करके प्रोडक्ट बना रही है, उसकी उसकी कैपेसिटी इन्हेंस करने के लिए, और जो उसकी फास्ट चार्जिंग है उसको और इंक्रीज करने के लिए कि कम टाइम में बहुत फास्ट चार्ज हो जाए आपकी जो बैटरी है। तो वो जो कंपनी है उसको ऑलरेडी 2 पेटेंट मिल चुके हैं। पेटेंट मिलने का मतलब क्या हो गया, जो मैंने बताया ना, कि फिर उनकी क्या होगी, उनकी प्राइसिंग पावर बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि वो प्रोडक्ट, जो वो टेक्नोलॉजी के साथ वो प्रोडक्ट कोई और बना ही नहीं सकता है, क्योंकि इनके पास पेटेंट रहेगा। ठीक है, और फिर एंट्री बैरियर भी हो जाएगा। जो इनका प्रोडक्ट है, जो ये बनाते हैं, कार्बन ब्लैक या या फिर जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं, जो भी केमिकल्स, स्पेशलिटी केमिकल्स बनाते हैं, वो इन सारे प्रोडक्ट में यूज होती है, इनकी मैन्युफैक्चरिंग में। तो जैसे आप देख रहे हैं टायर, इसका मतलब नहीं कि टायर वो खुद मैन्युफैक्चर करते हैं। तो यही यही एक्चुअली यही एनालाइज करना है आपको कि जैसे टायर इज एक्चुअली कमोडिटी बिजनेस। मैंने अभी आपको प्राइसिंग पावर के बारे में बता रहा था। जब भी आपको टायर लगवाना होगा तो आप ये नहीं देखोगे कि आपको सीएट का लगाना है, कि आपको एमआरएफ का लगवाना है, कि, है ना, किसी और कंपनी का लगवाना है। जब भी आपको लगवाना रहेगा ना, जो जो शॉपकीपर रहेगा वो समझ जाएगा कि अगर आप बोलोगे ना कि ये 5,000 रुपये वाला है, कि, है ना, ये 4,500 रुपये वाला है, तो वो अगर वो उसको लगेगा कि आपको 4,500 रुपये वाला टायर लगवाना है, तो बताने लगेगा कि 4,500 वाला ही बहुत अच्छा है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो आप 4,500 वाला टायर लगवा लोगे। यू विल नॉट सी कि ये एमआरएफ है कि ब्रिज स्टोन है या कौन सा है।
तो जो PCBL है, तो PCBL के क्लाइंट सारे के सारे हैं कि आप किसी से भी अगर अपना जो टायर है ना वो परचेज करोगे, टायर ही नहीं, आप जितने भी प्रोडक्ट यहाँ देख रहे हो ना, मोस्टली इनके इनके जितने भी ब्रांड हैं, जिस किसी भी ब्रांड का आप परचेज करोगे, मोस्टली दे आर क्लाइंट आप PCBL। तो आप किसी का भी परचेज करो, PCBL को फ़ायदा होने वाला है, PCBL का वॉल्यूम ग्रोथ होने वाला है। ठीक है, ये कंपनियां, ये जो टायर की कंपनियां हैं, या फिर जो ये वायर की कंपनियां हैं, ठीक है, या फिर जो पेंट्स की कंपनी है, ये सारी एक दूसरे से अपना मार्केट शेयर खाते रहेंगे। ठीक है ना, किसी का घटेगा बढ़ेगा, लेकिन दैट इज़ नॉट गोइंग टू अफेक्ट PCBL। दैट इज़ द दैट इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हियर। इसके बाद ये एक्वाफॉर्म का हो गया, जो मैं पहले बता ही चुका है, जो कि इनका एक्चुअली ऑयल एंड गैस वाला जो इनका सेक्शन है, जो USA में जिसमें इनका एक्चुअली बेसिकली बिजनेस है, वो दैट इज़ गोइंग थ्रू स्लो फेज इस समय। उनका कहना है कि मतलब वो अभी जैसे जैसे जो क्रूड ऑयल के वेल हैं, जैसे जैसे उनका एज बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे इनका जो प्रोडक्ट है, जो एक्चुअली क्लीनिंग एजेंट है ना, उसको उसके इक्विपमेंट को क्लीन करने के लिए, प्लस उसमें इनके पॉलीमर के एजेंट होते हैं, है ना, उसकी वो भी बेसिकली सारी क्लीनिंग के लिए ही हैं। तो इनका मानना है कि फ्यूचर में उसका काफ़ी अच्छा ग्रोथ है। एक्चुअली बेसिकली कंपनी अभी भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रही है। अगर देखा जाए तो आज के ख़राब मार्केट में जहाँ सारी कंपनियां ग्रोथ कर नहीं पा रही हैं, बेसिकली दे आर डी ग्रोइंग। आप पेंट की कंपनी देख लो, अभी एशियन पेंट का रिजल्ट आया, अभी मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली कितना, लेकिन बहुत बहुत ही ज़्यादा वो डी ग्रो करी है ना। तो ग्रोथ तो कर नहीं पा रही, सारी कंपनियां डी ग्रो हो रही हैं। यहाँ फिर भी इन्होंने 45% से इन्होंने क्वार्टर इनका सेल्स ग्रो किया। ठीक है, तो दैट इज़ दैट इज़ वेरी गुड इन दिस मार्केट। और अभी इनका जो PE है वो 31.2 आ गया है। ठीक है, अभी और कुछ दिन पहले भी एक डेढ़ महीना पहले इनका जो PE था दैट वाज अराउंड 41 to 43। तो अभी देखो ऑलरेडी 35% जो इसका शेयर प्राइस है अपने टॉप से गिर चुका है। ठीक है, तो यही आपको एनालाइज करना है कि इज दिस राइट टाइम और नॉट, ये भी आपको और गिरने का वेट करना है। ठीक है, क्योंकि ऐसे समझो कि सपोज करो कि कोई कंपनी है, उसका PE भी आपको 80 दिख रहा है। ठीक, और सपोज करो कि वो ईयर ऑन ईयर 25% उसके EPS में ग्रोथ हो गया, तो क्या हो जाएगा, आप जानते हो ना, PE इक्वल टू प्राइस अपॉन EPS। तो अगर अगर लेट मी राइट इट हियर, ठीक, PE इक्वल टू प्राइस अपॉन EPS। तो अगर EPS है ना 25% से ग्रो हो गया, तो न्यू PE क्या हो जाएगा, न्यू PE आपका हो जाएगा प्राइस, तो सपोज करो प्राइस आपका वही का वही रहेगा, तो क्या हो जाएगा 1.25 टाइम्स इंटू EPS, अर्लियर EPS। तो आपका अगर पहले ये था, मैंने कितना बोला 80, ठीक 80 है, तो अभी कितना आ जाएगा, आप प्राइस आप वही रहने दो। ठीक है, तो 1.25, ओके मैंने ऑलरेडी कर लिया, तो ये आपका हो जाएगा 80 अपॉन 1.25, आपका आ गया 64। सी, अगर एक बार फिर से ऐसे 1.25 से ग्रो कर गई तो अराउंड 50 के आ जाएगा। ठीक है, तो यही आपको देखना है, जो PE आपको ज़्यादा दिख रहा है वो फ्यूचर में वही PE कम हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है कि जब PE कम हो रहा होगा तो पीपल विल बी वेटिंग जस्ट जस्ट फॉर द PE कॉन्ट्रैक्शन। नो, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। जो फास्ट ग्रोइंग कंपनी होती है उसका PE लोग 80 का 80 मेंटेन करेंगे, मे बी दैट विल गो टू इवन हायर देन 80। ठीक है, तो अभी 30 की, अगर ये PE अभी 30 दिख रहा है, तो ये पॉसिबल है कि अभी 30 से 40, 40 से 50, 50 60 भी चला जाए, 80 चला जाए, 100 भी चला जाए। आप ट्रेंड का PE देख लो कि 200 300 तक चला गया। ठीक है, जो कंटिन्यूस ग्रोथ कंपनी करती रहेगी। अभी यहाँ पे ये इस स्लाइड में मैं आपको ये दिखाने वाला था कि सी, अभी यूरोप में रसिया और चाइना पे बैन है। ठीक है, तो सी, अभी जो मैं विजिबिलिटी की बात कर रहा था, ग्रोथ विजिबिलिटी की, तो अभी जो यूरोपियन यूनियन है वहाँ पे रसिया और चाइना पे बैन लगा हुआ है। तो जो रसिया है उस वो जितना एक्सपोर्ट करती थी यूरोपियन यूनियन को, उसमें 50% एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है, और चाइना जो एक्सपोर्ट करती थी उसमें 40% एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है। तो दैट मार्केट इज़ देयर, तो मार्केट है, लेकिन अब वो मार्केट एक्वायर करना है, मार्केट कैप्चर करना है, मार्केट इज़ देयर। ठीक है, सप्लायर नहीं है, क्योंकि मोस्टली देखो चाइना और रसिया, इनके पास ही सबसे ज़्यादा कैपेसिटी है। क्यों? क्योंकि चाइना के पास स्केल है, चाइना बहुत लार्ज स्केल पे बनाता है, इसलिए उसका कॉस्ट कम पड़ता है। जो रसिया के पास क्रूड ऑयल है,
इसलिए उनको कॉस्ट कम पड़ता है। लेकिन ड्यू टू द बैन, अभी ट्रम्प महोदय के आने के बाद चाइना पे और भी ज़्यादा बैन हो जाएगा, तो यूएस में भी हमारा चांस बढ़ जाता है। हमारा चांस मतलब इंडिया का चांस बढ़ जाता है, क्योंकि चाइना पे बैन लगेगा तो वो मार्केट एक्वायर करेगा, कोई करेगा, कहीं से करेगा। तो अभी जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है वहाँ पे भी छोटे छोटे कंपनीज हैं जो कार्बन ब्लैक बना रही हैं, लेकिन जो वो एक्चुअली अपने कंट्री की रिक्वायरमेंट को ही पूरा नहीं कर पा रही हैं। तो ऐसे केस में जो जो कोई बहुत बड़ी कंपनियां होंगी जो ऑलरेडी अपने आप को प्रिपेयर करके रखेंगी, वही उस मार्केट को एक्वायर कर पाएंगी। तो पीसीबीएल क्या कर रही है, तो मतलब ये अपना कैपेक्स बहुत तेज़ी से कर रहा है, ये इसका अपना जो टारगेट है कि अराउंड 14% to grow to grow its volume year on year, and every year, not for just 1 2 year, it is talking about like 4 to 5 years। ये तो हो गया सिर्फ कार्बन ब्लैक की बात करता है जो वॉल्यूम ग्रोथ की। उसके अलावा एक्वाफॉर्म, ठीक है, उसका ग्रोथ भी अभी आ रहा है, दैट इज़ गोइंग आल्सो टू इंक्रीज। और जो एक्वाफार्म है उसकी मार्जिन ज़्यादा है, ठीक है। तो अभी ये एक्वाफार्म और पीसीबीएल की बात हो रही है। कंपनी बोलती है कि FY 29 से जो इनका ये जॉइंट वेंचर है ना, इनोवोनेस करके, वो उसका भी जो है 2000 करोड़ का FY 29 में उसका भी सेल्स आ जाएगा इसमें। और उसके जो वो है जो ये कैथोड वाला इनका बिजनेस, एनोड वाला सॉरी बिजनेस है, उसके बारे में कंपनी कहती है कि उसमें इनका जो मार्जिन है, EBITDA मार्जिन है, दैट इज़ गोइंग टू बी अराउंड 50%। ठीक है, आप समझ रहे हो। तो इनका जो प्रोडक्ट मिक्स है उससे इनकी इफ़िशियंसी आगे बढ़ने वाली है, मतलब इनका जो EBITDA मार्जिन है वो बढ़ने वाला है, ठीक है। इनका ग्रॉस मार्जिन, EBITDA मार्जिन सब बढ़ने वाला है। तो अल्टीमेटली कंपनी इज गोइंग टू इम्प्रूव ROE। एक नेगेटिव पॉइंट जो मुझे इस कंपनी में अभी लगा है वो है कि इसकी ROE पिछले साल से घटी है, लेकिन इस ख़राब मार्केट में जो सारी कंपनियाँ बिल्कुल ख़राब रिजल्ट दे रही हैं। तो ऐसे में अगर ये कंपनी कुछ भी बेहतर कर पा रही है तो इसका मतलब जैसे ही मार्केट और अच्छा होगा। अभी ख़राब मार्केट की जब बात करते हैं, देखो अभी क्या है कि आपको पता होगा कि जो ऑटो सेक्टर है दैट इज डी ग्रोइंग, है नो। मैं भी बता ही रहा हूँ ना कि ज़्यादातर कंपनियों का डी ग्रोथ आ रहा है, ऑटो सेक्टर इज आल्सो डी ग्रोइंग। लेकिन इस कंपनी के लिए क्या अच्छा है, देखो ऑटो सेक्टर में ही ये कैटर करती है। ऑटो सेक्टर मतलब टायर बना रही है ना, ऑटोमेटिक ऑटो पार्ट्स, एक्सट्रूडेड जो पार्ट होते हैं बाइक के, आपके कार के, है ना, प्लास्टिक पार्ट जो होते हैं, वो बनाने वाली कंपनियों को ये अपना प्रोडक्ट बेचती है, जो कार्बन ब्लैक बेच रही है या जो अपनी स्पेशलिटी केमिकल्स बेच रही है। लेकिन क्या होगा, जो कि जो ऑटो सेक्टर में जो ग्रोथ था आज से 1 साल पहले तक, जो ग्रोथ था उस मार्केट में, उस दौरान में जो गाड़ियां बिकी हैं उसमें अभी रिप्लेसमेंट साइकिल आएगा, ठीक है। जब भी ऑटो सेक्टर में बहुत अच्छी ग्रोथ होती है उसके अगले 2 या 3 साल बाद उसका जो रिप्लेसमेंट पार्ट बेचने वाली कंपनियां होती हैं उनमें ग्रोथ आती है, ठीक। तो इसमें क्या होने वाला है कि जो टायर है, जो कंपनी, जो गाड़ियाँ पिछले 3 4 सालों में बिकी हैं उसमें टायर रिप्लेसमेंट का साइकिल आएगा। तो इस हिसाब से अगर ये जो ऑटो सेक्टर अगर ग्रोथ नहीं भी करेगा ना, तो जो पहले ऑटो सेक्टर ने ग्रो किया है उसमें जो पार्ट रिप्लेसमेंट का साइकिल आएगा उसकी वजह से इस कंपनी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। यू नो यू हैव टू यू हैव टू बी विजिलेंट इन एवरी डायरेक्शन। आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है ना, कि कैसे आगे जाके कोई कंपनी का फ़ायदा हो सकता है, ठीक। सी अभी मैं जो बात कर रहा था ग्रोथ विजिबिलिटी की, तो अभी जो कंपनी देखो आप FY 29 तक के लिए जो अपना ग्रोथ विजिबिलिटी बता रही है 12% CAGR से, दैट इज टॉकिंग अबाउट वॉल्यूम ग्रोथ। और मैं आपको बताता हूँ कि अगर ये कंपनी अगर 11-12% से अगर ग्रो करती है अपना वॉल्यूम ग्रोथ, तो कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ होता है दैट इज़ गोइंग टू बी मोर देन 40%। अभी जैसे 45% का जो ग्रोथ आया है इस क्वार्टर में, ठीक है, उसमें आपको मैं बताता हूँ कि जिसमें वॉल्यूम ग्रोथ आया है दैट वाज ओनली अराउंड 14%, ठीक है। तो अगर आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो 14% वॉल्यूम ग्रोथ पे 45% सेल्स ग्रोथ, तो 12% पे अराउंड 40% सेल्स ग्रोथ होता रहेगा। तो कोई कंपनी अगर 40% से ईयर ऑन ईयर ग्रोथ करते जा रही है, मैंने तो आपको 25% पे आपको बताया ना कि 80 का पी 64 हो जाता है, तो अभी भी इसका पी बहुत ज़्यादा नहीं है। हिस्टोरिकली ऐसी कंपनीज को इतना पी नहीं मिलता था। आप इसका एवरेज 5 ईयर का पी देखोगे तो अराउंड आई थिंक 11-12 आएगा, लेकिन 5 ईयर में चूँकि कोरोना पीरियड भी आ जाता है तो हमें बहुत ज़्यादा कंसीडर नहीं करना चाहिए, ठीक है। और
उसके अलावा देखो आप इसका जो ये नैनो सिलिका वाला ईवी बैटरी के लिए अपना इसका टारगेट है वो भी FY 29 का 2.5 किलो टन का है। तो सॉरी 2.5 केटन में 25,000 टन का है। लेकिन अभी जो मैं बात करने वाला हूँ कि ये ये एक्चुअली जो है ना, इसमें चूँकि इसको पेटेंट भी मिला हुआ है, मैंने आपको पहले भी बताया। तो ये सब ऐसे ही प्रोडक्ट रहेंगे इसके कि अगर ये आ जाती है, क्योंकि ये वैसे भी मतलब ये एक्चुअली सैम्पल्स ये ऑलरेडी बना चुकी है ना। और इसने इसने अपना बताया, जो इसके साइंटिस्ट हैं दे आर आल्सो वेरी रिनाउंड साइंटिस्ट। लाइक वन ऑफ द साइंटिस्ट वाज नॉमिनेटेड फॉर नोबेल अवार्ड दिस ईयर। सो और फिर वाटर ट्रीटमेंट के बारे में मैंने बता ही दिया कि इसमें भी जो इनका प्रोजेक्शन है 15%। वो सभी ये वॉल्यूम की बात हो रही है, सेल्स के वॉल्यूम की बात हो रही है, नॉट अबाउट इन द मनी टर्म। तो ये रहा। अभी कुछ निगेटिव बताता हूँ। जैसे मैंने बोला था फ्री कैश फ्लो के बारे में, तो कंपनी का जो फ्री कैश फ्लो है दैट इज एक्चुअली नॉट सो गुड राइट नाउ। लेकिन अभी क्या है, कंपनी चूँकि ग्रोथ फेज में है ना, उसको कैपेक्स करने की ज़रूरत है। वो भी मैंने आपको बताया ना कि जितना वो 40% चाइना का डिग्रोथ हो, चाइना के जो एक्सपोर्ट का डिग्रोथ हुआ है, रसिया के एक्सपोर्ट का डिग्रोथ हुआ है, अभी चाइना से एक्सपोर्ट और भी कम होने वाला है यूएसए में। तो वो सारा जो मार्केट में जो वैक्यूम है, उस वैक्यूम को फिल करने के लिए आपको कैपेक्स करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी कैपेसिटी ही नहीं है। तो जो ये कंपनी है ना, ये कंपनी अभी आगे 2 साल का जो इसका टारगेट है, अराउंड ईयर ऑन ईयर 14% अपना जो इनकी कैपेक्स है ना, और कार्बन ब्लैक मैन्युफैक्चर करने के जो कैपेक्स है, वो कैपेसिटी ये अपना बढ़ा रही है कैपेक्स के थ्रू अगले 2 साल में 14% का। तो मतलब कंपनी के पास ऑलरेडी मार्केट इज देयर, बट कंपनी अपने कि अपने पीक पे चल रही है, अपना जितना भी यूटिलाइजेशन है वो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन पे चल रही है, जितना उसके पास कैपेसिटी है। तो वो मोर मतलब मार्केट होने के बावजूद भी वो सेल नहीं कर पा रही है। ठीक है। तो अभी ऐसी कंपनियों को तो कैपेक्स करने की ज़रूरत होती है। तो यही एक नेगेटिव है कि अगर अगर कुछ ऐसा हो जाए वैसे ऐसा कुछ मतलब विजिबिलिटी नहीं है। मैंने आपको बताया कि जो अभी डाउन साइकिल चल रहा है ऑटो सेक्टर में, उससे भी इनको फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि जो पहले ग्रोथ का साइकिल था, उसका जो रिप्लेसमेंट साइकिल आएगा वो दैट इज़ गोइंग टू स्टार्ट लाइक इन इन अ ईयर और टू। तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है इसमें। लॉन्ग टर्म ग्रोथ की विजिबिलिटी है। ठीक है। कंपनी डिविडेंड पे कर रही है, कंपनी के पास प्राइसिंग पावर है क्योंकि कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स बना रही है। और एक चीज़ और, कंपनी का प्राइसिंग पावर एक जगह से और पता चलता है, क्योंकि अभी जो फ्रेट कॉस्ट है वो अराउंड 30-35% इंक्रीज हो गया था जो इजराइल और वो वॉर के चलते हुए। तो कंपनी ने जो अपना वो जो कॉस्ट है वो बढ़ा दिया, फिर भी जो इनका एक्सपोर्ट है वो 22% से इंक्रीज हुआ। आप समझ रहे हो कि इन्होंने अपना कॉस्ट बढ़ा दिया, फिर भी आप ये सोचो इंटरनेशनल मार्केट में इतनी ज़्यादा डिमांड है कि फिर भी इनका जो एक्सपोर्ट वो ग्रो हुआ। अगर वो कॉस्ट अभी घटता है, वी ऑल होप दैट वॉर तो होना ही नहीं चाहिए। तो अभी ट्रम्प के आने से बहुत ज़्यादा चांस है कि जो भी इंटरनेशनल वॉर चल रहे हैं कहीं ना कहीं यूएसए के सपोर्ट से ही होता है। तो वॉर जो होगा वो घटेगा, वॉर घटेगा तो जो फ्रेट कॉस्ट है वो घटेगा। अगर फ्रेट कॉस्ट घटेगा तो उस केस में इनका मार्जिन और भी इम्प्रूव होगा तो उसका चांस अभी बहुत ज़्यादा है। ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं। बस कंपनी लगातार ग्रोथ कर रही है, आगे विजिबिलिटी भी है। तो मतलब अभी तो कुछ कुछ प्रॉब्लम नहीं लग रहा है कंपनी में, है ना। ओके। फिर बाकी आप लोग इसको और एनालाइज कर सकते हो, है ना, इन्वेस्टमेंट करने के पहले। थैंक यू।